हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं कृषि रसायन और उनके प्रभाव। कृषि में जो हम रसायन उपयोग करते हैं, जैसे आजकल हम लोग देखें जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरने के लिए हमें खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना पड़ेगा। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हम दो तरह से कर सकते हैं, एक कृषि के क्षेत्र में कुछ कार्य करके, और दूसरा हम लोग बात करें पशु प्रजनन पे ध्यान दे करके। उसके लिए हमारा चैप्टर नंबर 9 है, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे कृषि में अलग अलग तकनीक का उपयोग करके, कृषि में जैसे तकनीक हरित क्रांति आई थी, उच्च गुणवत्ता वाले किस्मों का निर्माण किया गया। जंतु के अंदर हम लोग बात करें जंतु प्रजनन, अंतः प्रजनन, बहि प्रजनन या अन्य विधियों का उपयोग करके हम खाद्य उत्पादन में सुधार किए। ये जो हरित क्रांति के समय कृषि में बहुत सारे रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया गया। ये रासायनिक पदार्थ हो सकते हैं रासायनिक उर्वरक हो, रासायनिक पीरकनाशी हो, रासायनिक खरपतवारनाशी हो या शाकनाशी हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो, ये सब के सब पदार्थ जो कृषि रसायन है वो सब के सब पदार्थ जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, अर्थात इसका जैव अपघटन संभव नहीं है। तो इन पदार्थों को लेकर हमारी समस्या हमेशा से ही रहेगी कि इन पदार्थों को हम क्या करें। तो एक ही ऑप्शन बचता है, जब इसका प्रकृति अपघटन नहीं कर सकती है तो इसका उपयोग हम नहीं करें। यदि हम उपयोग करेंगे, ये प्रदूषक है और ये इतनी बड़ी प्रदूषक है कि इसका प्रभाव जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ते जाता है इकोसिस्टम में, प्राथमिक पोषण स्तर पर इसका प्रभाव कम होता है, द्वितीयक पोषण स्तर पे थोड़े ज़्यादा होते हैं, तृतीयक पोषण स्तर पे और ज़्यादा होता है और इससे अगले पोषण स्तर पे और बढ़ता जाता है। इसके एग्जाम्पल को एनसीईआरटी बहुत अच्छे से एक डायग्राम में समझाई है जो जल प्रदूषण के अंदर दिया है। एक बार हम उस डायग्राम को देखें कि डीडीटी के प्रभाव को एनसीईआरटी किस तरह से समझाती है कि जैसे जैसे हम पोषण स्तर बढ़ाएंगे तो पोषण स्तर बढ़ते बढ़ते होगा क्या, उसकी सांद्रता और बढ़ती चली जाएगी। जैसे हम इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर ये जो जल है, यहाँ पे इस जल के अंदर डीडीटी की मात्रा दी हुई है पीपीबी में। पीपीबी का मतलब है पार्ट्स पर बिलियन। 1 बिलियन का 1 भाग सांद्रता है डीडीटी का जल के अंदर। डीडीटी जो है ये भी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी ये भी प्रदूषक है। इसकी सांद्रता किस तरह से बढ़ रही है, जैसे इससे हम लोग गए कहाँ पे, जू प्लैंकटन लिखा है। पहले जल में जो है, जल के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे और फिर आएंगे जू प्लैंकटन, फिर स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश, फिर आएंगे बर्ड्स। ये जल के अंदर यानी फाइटोप्लैंक्टन्स जो है उसमें सांद्रता कितना दिया गया है, 0.003 ppb, पार्ट्स पर बिलियन में सांद्रता है जल में। जैसे हम लोग आते हैं किसमें, प्राणी प्लवक यानी जू प्लैंकटन है ये हमारा। इस जू प्लैंकटन के अंदर जो सांद्रता है 0.004 ppm, यानी सांद्रता जो जू प्लैंकटन में आया 0.004 ppm, पार्ट्स पर मिलियन। बिलियन से चेंज होकर हो गया पार्ट्स पर मिलियन, यानी कुल मिलाकर हम लोग बात करें पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है, सांद्रता कितना गुना बढ़ा, तो ये सांद्रता 1000 गुना बढ़ा है। बिलियन से मिलियन जो है वो 1000 गुना बढ़ा है, यानी कुल मिलाकर यहाँ सांद्रता 1000 गुना बढ़ गया। इसके बाद जब हम जाएंगे प्राणी प्रवक से छोटी मछली में, तो स्मॉल फिश के अंदर ये सांद्रता हमें देखने को मिलता है 0.05 ppm, यानी अभी मिलियन में ही बढ़ रहा है, लेकिन 100 गुना नहीं बढ़ा इस बार। यहाँ 3 दशमलव के बाद हम लोग बात करें 2 अंक हैं और यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यानी हम लोग बात करें 10 गुना से ज़्यादा सांद्रता बढ़ रहा है। इसके बाद जब हम जाएंगे बड़ी मछली में, छोटी मछली से, इसमें और सांद्रता बढ़कर हो गया 0.05 से 2 ppm, और 2 ppm के बाद फाइनली हमें जो टॉप कंज्यूमर है उसके अंदर ये सांद्रता देखने को मिलता है। बड़ी मछली के बाद जो मत्स्य भक्षी पक्षी होते हैं उसमें ये सांद्रता हमें देखने को मिलता है 25 ppm, यानी 25 ppm टॉप कंज्यूमर में, जो सबसे उच्च स्तर पर आते हैं खाद्य श्रृंखला में, उसमें सांद्रता बहुत ज़्यादा है।
जल में बहुत कम था। यानी हम लोग बात करें मानव को लेकर एक एग्जाम्पल लें, यदि मानव कृषि आधारित कोई भी उत्पाद उपयोग करेगा जिसमें रसायन है, पहले उस रसायन को छिड़काव करेगा तो मृदा में या पादप में उसकी सांद्रता पहले बहुत कम होगी, मृदा में उसकी सांद्रता बहुत कम होगी, मृदा से जाएगा पादप में, पादप से फिर आएगा मानव में, मानव में इसकी सांद्रता मृदा की तुलना में बहुत अधिक हो जाएगा। यानी इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं जैव आवर्धन, आगे हम लोग पढ़ेंगे। यानी जो कृषि रसायन हम उपयोग कर रहे हैं उसे हम मृदा में डाल रहे हैं तो मृदा प्रदूषित हो रही है, तो उसमें सांद्रता कम है, लेकिन हमारे तक आते आते उसकी सांद्रता बहुत अधिक हो जाती है। इन सारी चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे। इसीलिए वो रासायनिक जो हैं कृषि में उपयोग किए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, उसका उपयोग हमें कम करना चाहिए या उसकी जगह पे हमें कोई और पदार्थ ढूंढ लेना चाहिए। जैसे हम लोग बात करें पीरकनाशी के लिए हमने बीटी कॉटन बना लिया। बीटी कॉटन, उसमें हम किसी पीरकनाशी का उपयोग नहीं करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक जीन स्थानांतरित किए हैं और उस जीन का प्रभाव क्या है कि कॉटन के पौधों में दूसरे कीट को सटने नहीं देता। वो कीट यदि खा लिया पादप को तो वो कीट मर जाएगा, किसी हमें दूसरे की ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग आए कृषि रसायन के बाद में, तो कृषि रसायन के अंदर एक और केस अध्ययन है, इसे हम बाद में ही पढ़ेंगे, हरियाणा के सोनीपत का है। उसके बाद रेडियो सक्रिय अपशिष्ट, ये सब के सब प्रदूषक हैं, यानी पर्यावरण की ये सब समस्या है, ये सब प्रदूषक है। रेडियो सक्रिय वेस्ट, रेडियो सक्रिय वेस्ट क्या होते हैं? वैसे अपशिष्ट पदार्थ जिससे विकिरण निकलती है, जिसके अंदर से डीके होता है, चाहे वो डीके अल्फा डीके हो, बीटा डीके हो या गामा डीके हो। ये जो अपघटन होता है उनसे जो लाइट्स निकलती है, रेडिएशंस बाहर आते हैं, वैसे पदार्थ जिनसे ये सारी रेडिएशंस बाहर आती हैं उन पदार्थ को हम नाम देते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ। और इन पदार्थ से किस तरह का प्रदूषण होता है? ये पदार्थ जीवित कोशिकाओं में प्रवेश करके, यदि ये पदार्थ जीवित कोशिकाओं में जाएंगे या पदार्थ से निकलने वाले रेडिएशन यदि जीवित कोशिकाओं तक पहुंचते हैं तो जीवित कोशिका में ये रेडिएशन ये रेडिएशन जीवित कोशिका में डीएनए को क्षतिग्रस्त करता है, डीएनए में म्यूटेशन उत्पन्न करवाएगा जिससे आनुवांशिक रोग हो जाएंगे, कई बार कोशिकाओं की मृत्यु भी करवा देता है। गामा रेज के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो सेल की डेथ करवा सकता है, क्रोमोसोम के टुकड़े कर देते हैं बहुत सारे, उससे सेल की डेथ हो जाती है। यानी कुल मिलाकर रेडियो सक्रिय अपशिष्ट भी हमारे लिए खतरनाक है। ये हमारे कोशिकाओं को क्या करेगा? कोशिकाओं को उत्परिवर्तित कर देगा, उसके डीएनए को चेंज करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रीन हाउस प्रभाव। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या, पहले हम इसे थोड़ा बहुत समझें, क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। कुछ गैस है जिसे हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं, CO2, CH4, CFC, N2O। इन चारों गैस को हम लोग नाम देते हैं ग्रीन हाउस गैस। और भी गैस आते हैं ग्रीन हाउस गैस में, मुख्य रूप से एनसीईआरटी में इन्हीं 4 गैसों का नाम लिया है। और सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है इन चारों में से सबसे अधिक मात्रा हमारे पास है CO2, 60%। इन सब का सबसे अधिक भूमिका ग्रीन हाउस में किसका है? 60% CO2 का, 20% मीथेन का, CFC का 14% और 6% N2O का। ये सारी गैस का काम क्या है और ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? इन गैस के पास ये क्षमता है कि सूर्य से निकलने वाले जो भी विकिरण है उन विकिरण को अवशोषित करके अपने पास रख लेते हैं। अर्थात हम थोड़ा समझें, जैसे CO2 की संरचना को देखें, लीनियर संरचना होता है। ये जो कार्बन एटम है या ऑक्सीजन एटम, इनसे जुड़कर जो CO2 बना है, इसके पास ये क्षमता है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवशोषित करते हैं और उसके बाद ये अपना वाइब्रेशन शुरू करते हैं, कंपन शुरू करते हैं। और ये कंपन करके इस ऊर्जा को हमारे पर्यावरण में ही रोक कर रखते हैं, बाहर जाने नहीं देते हैं। इससे क्या होता है? हमारे पर्यावरण का तापमान बढ़ने लगता है। अर्थात हम समझें, ये हमारा सन है, सन से विकिरण निकल रहा, और ये हमारी क्या है? अर्थ है, पृथ्वी। और ये हमारा क्या है? वायुमंडल। ये हमारी CO2, CH4, CFC अलग अलग गैस है। ये विकिरण आएगा पृथ्वी पर, पृथ्वी पर आने के बाद लौट कर बाहर नहीं जा पाएगा, हमारे वायुमंडल में ही रहेंगे। कुछ विकिरण हो सकता है लौट कर बाहर चले जाए, अधिकतर विकिरण बाहर
नहीं जा पाते, यहीं रुकते हैं। ये जो अधिकतर विकिरण यहीं रुक रहे हैं, इसके कारण हमारे वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ये जो तापमान बढ़ रहा है, यही तापमान समस्या है ग्रीन हाउस का। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो प्रभाव का मतलब है ग्रीन हाउस का कि जो भी ग्रीन हाउस गैस हैं, वो ग्रीन हाउस गैस सौर विकिरण को वायुमंडल में रोक कर रखते हैं, जिससे वायुमंडल का तापमान बना हुआ है या उससे बढ़ता है। और यदि ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ी तो वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा, और वायुमंडल का तापमान बढ़ना हमारे वातावरण के तापमान को बढ़ाएगा, अर्थात वैश्विक उष्णता लाएगा। विश्व का तापमान बढ़ने लगेगा, हमारी पृथ्वी का वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा। उसका प्रभाव होगा क्या? ग्लेशियर्स पिघलेंगे, यानी हमारे जो ध्रुवों पे, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ जमे हुए हैं, जो हिम टोपियाँ हैं, वो टोपियाँ पिघलेगी। इसके अलावा पर्यावरण में और भी परिवर्तन आएंगे। क्या परिवर्तन आएंगे पर्यावरण में? एल नीनो, ला नीनो जैसे प्रभाव आएंगे। ये एल नीनो, ला नीनो प्रभाव क्या होते हैं? ये ऐसे प्रभाव हैं जिसमें बारिश 2-3 मंथ आगे शिफ्ट हो जाएगी, या सुखाड़ जैसी स्थिति आ जाएगी, या हम लोग दूसरा बात करें बेमौसम बरसात, ओले पड़ने, इस तरह के प्रभाव उत्पन्न हो जाएंगे। उसे हम एल नीनो या ला नीनो प्रभाव के नाम से जानते हैं। यानी ये हमारी वैश्विक उष्णता का मतलब समझ में आ रहा है, विश्व का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। यानी हम कुल मिलाकर ये समझें कि ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे पर्यावरण को बहुत समस्या होने वाली है। तो हम यहाँ एक चीज़ और क्लियर करें, क्या ये ग्रीन हाउस गैस हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है ज़रूरी? यदि ये ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी पर नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारे पृथ्वी का जो भी तापमान है, उन सभी तापमान के लिए भी जिम्मेदारी है। तो ग्रीन हाउस गैस होना चाहिए, लेकिन जिस मात्रा में है उतनी ही मात्रा में, इसकी मात्रा बढ़नी नहीं चाहिए। बढ़ती हुई ग्रीन हाउस गैस की मात्रा वो ज़्यादा खतरनाक है। ग्रीन हाउस गैस हमारे वातावरण के लिए ज़रूरी है। यदि ग्रीन हाउस गैस नहीं होता तो आज हमारे पृथ्वी का तापमान माइनस में होता, और उस माइनस तापमान पर जीवन संभव नहीं हो पाता। हम देखें एनसीईआरटी में इसको, जैसे हम लोग यहाँ ध्यान दें, एनसीईआरटी लिखती है आज हमारे पृथ्वी सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यदि ग्रीन हाउस गैस नहीं होता तो तापमान कितना होता? -18 डिग्री। पूरी लाइन को पढ़ें हम लोग एक बार। यहाँ से ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है, यानी ये अपने आप हो रही है, मानव निर्मित नहीं है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म हो जाती है। हम लोग बात यही कर रहे थे कि वायुमंडल के तापमान को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता, हमने इसको भी देखा कि सूर्य के प्रकाश जो आ रहे हैं उन प्रकाश को वापस वायुमंडल में जाने नहीं देगा, उसे रोक कर रखेगा। आगे लिखा है, यानी वायुमंडल गर्म कैसे होगा उसे हम समझ लिए। आगे आप देखिए, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो आज पृथ्वी सतह का औसत तापमान जो -15 डिग्री सेंटीग्रेड है, रहने के बजाय ठंडा होकर -18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता। यानी कुल मिलाकर इस तापमान पर तो जीवन संभव नहीं हो पाता। यानी ग्रीन हाउस गैस जरूरी है। और एक पाई चार्ट के माध्यम से ग्रीन हाउस की प्रतिशत को भी समझाया है, उसको हम लोग देखें। इस पाई चार्ट को देखें हम लोग, इसमें क्या है, कितना ग्रीन हाउस क्या है। जैसे हम देखें सबसे अधिक भाग किसका है, ये CO2 कितना प्रतिशत है, यहाँ साइड में लिखा हुआ है 60%। यानी ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है, CO2 का। दूसरा सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है, ये वाला मीथेन CH4 20%। तीसरा ये वाला हमारा है 14% CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसे CFCs लिखा है, CFCs लगा दिया, ये S नहीं हम लोग बोलेंगे, सिंपली CFC बोलेंगे। और ये लास्ट वाला हमारा N2 जिसे यहाँ साइड में लिखा है 6% N2, यानी 100% हो जा रहे हैं। 60% CO2, 20% मीथेन, 14% CFC, 6% N2, ये ग्रीन हाउस गैस है। यानी ग्रीन हाउस गैस वाले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस गैस कैसे काम करेगी, उसका क्या प्रभाव होगा, और उसके बाद उसके क्या क्या प्रभाव है, उसमें वैश्विक उष्णता सबसे बड़ा प्रभाव, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग देखें नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा ग्रीन हाउस गैस के बाद। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ओजोन। ओजोन भी एक समस्या है। ओजोन प्रदूषक होते हैं। ओजोन कहाँ प्रदूषक हैं, क्या है, एक बार थोड़ा हम समझें फिर देखें। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, और उसके बाद हम लोग बात करें
ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा पूरा है वायुमंडल। इस वायुमंडल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक निचला वायुमंडल और एक ऊपरी वायुमंडल। ऊपरी वायुमंडल को हम लोग नाम देते हैं स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। इसे हम नाम देते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। और निचले वाले को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। यानी क्षोभ मंडल कहने का मतलब क्या है? ट्रोपोस्फियर, जो जहाँ तक हम लोग रहते हैं या उससे कुछ और ऊंचाइयों तक। क्षोभ मंडल, इसका तापमान लगातार बदलते रहता है। निचली सतह पे तापमान कम है, जो पृथ्वी सतह के पास, इससे ऊपर जाते हैं तापमान निरंतर घटता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम इसे कैसे ध्यान रखें, जैसे ऊंचाई का स्ट्रेटिफिकेशन देखते हैं। पृथ्वी के सतह पर जो वन होते हैं उसे हम नाम देते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उससे थोड़ा ऊपर जाते हैं तो फिर आता है हमारे नेक्स्ट वन जो हैं, पर पहले आ जाएंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट, शीतोष्ण वन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कौन सा हमारा, डेसिडुएट फॉरेस्ट, मतलब पर्णपाती वन या पतझर वन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, कोनीफेरल, शंकुधारी वन। उसके ऊपर एल्पाइन टुंड्रा। यानी जैसे हम पृथ्वी सतह से ऊपर गए, ऊपर हमें बर्फ मिला, निचले सतह पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जहाँ का तापमान सबसे ज़्यादा है वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और जहाँ का कम है वो एल्पाइन टुंड्रा। यानी ऊंचाई पर जाएंगे तापमान घटेगा। यानी हमारा तापमान जो बदलने वाला वायुमंडल है उसे क्षोभ मंडल, और इस ऊपरी वायुमंडल को हम क्या नाम देते हैं, समताप मंडल, जहाँ का तापमान निश्चित होता है। तो यही हम समझे, यदि ओजोन समताप मंडल में है, यदि हमारा ओजोन समताप मंडल में है ओजोन, तो ये प्रदूषक नहीं है। और यही ओजोन क्षोभ मंडल में है तो ये प्रदूषक है। यानी ओजोन प्रदूषक हैं कहाँ पर, क्षोभ मंडल में, और समताप मंडल में प्रदूषक नहीं है। तो इसको समझे, दोनों जगह क्या भूमिका है ओजोन की। जो ओजोन हम लोग बात करें क्षोभ मंडल में है, यहाँ ओजोन यदि हम इसे सांस के द्वारा अंदर लेते हैं, ये O3, ये हमारी हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करती है। सांस के द्वारा हमारे अंदर जाएगी, हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करेगी, और अभिक्रिया करके इस हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण कर देती है, और ऑक्सीकरण करके एक उत्पाद बनाती है जिसका नाम है मिथमोग्लोबिन। ये ओजोन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण करके एक उत्पाद बनाती है मिथमोग्लोबिन, और मिथमोग्लोबिन बनने के बाद वो हीमोग्लोबिन पूरी तरह से खराब हो गई। दोबारा श्वसन में भाग लेने के लिए वो काम में नहीं आएगी, वो भाग नहीं लेगी। ये ओजोन है, इसके बारे में हम बात करें, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन को छोड़ दें और ओजोन के साथ, दोनों के साथ छोड़ दें, तो पहले हीमोग्लोबिन ओजोन को चुनती है। यानी ओजोन की हीमोग्लोबिन के प्रति बंधुता अधिक है। इसकी कम सांद्रता भी हमारे हीमोग्लोबिन को खराब करेगा। यानी क्षोभ मंडल में ओजोन है तो वो प्रदूषक है, समताप मंडल में ओजोन है तो हमारे लिए प्रदूषक नहीं, अच्छे पदार्थ हैं। कैसे हम समझें, ये जो ओजोन होते हैं समताप मंडल में, इस ओजोन का कार्य क्या है, वायुमंडल में आने वाले परावैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज जो सनलाइट से आती है, उन लाइट को ये ओजोन या तो अवशोषित करते हैं या परावर्तित कर देंगे। ये ओजोन अवशोषित कैसे करते हैं, ओजोन टूट जाता है O2+O में, ओजोन टूट गया O2+O में, जैसे ऊर्जा पड़ा इस पे, इसके बंध टूट गए। यानी ओजोन की जो संरचना है इस तरह की, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूट जाता है, ये बदल जाएगा O2+O में। फिर थोड़ी बहुत ऊर्जा इसी का ग्रहण करके जो अभी टूटा था O2+O में, फिर से रिवर्स रिएक्शन होगी और बन जाएंगे O3 में। यानी ये टूटना बनना चलते रहता है, यानी ऊर्जा को अवशोषित कर रहा। कुछ ओजोन ऐसे भी होते हैं जो इस परावैंगनी किरणों को बाहर परावर्तित कर देते हैं। यानी पृथ्वी सतह पर आने वाले हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी सतह तक आने नहीं देता ओजोन। यानी इसलिए ओजोन समताप मंडल में अच्छा है और वही क्षोभ मंडल में बेकार है। यानी समताप मंडल में ओजोन को हम नाम देते हैं गुड ओजोन, और क्षोभ मंडल में हम ओजोन को नाम देते हैं बैड ओजोन। यानी गुड ओजोन समताप मंडल में, बैड ओजोन क्षोभ मंडल। बैड क्यों है कि ये प्रदूषक है, यानी हमारे अंदर श्वसन संबंधी उत्पन्न करवाएगा। यानी कुल मिलाकर ये हम लोग समझे, ये जैविक परिवर्तन उत्पन्न करवा रहा। जैसे हमने प्रदूषक पढ़े थे ना, भौतिक, रासायनिक, जैविक, तीनों में से कोई भी परिवर्तन उत्पन्न करे अवांछनीय,
तो ये जो परिवर्तन उत्पन्न करा रहा अभी ये जैविक परिवर्तन है, बायोलॉजिकल है, जीव के अंदर करवा रहा। तो यानी कुल मिलाकर यहाँ प्रदूषक, यहाँ नॉर्मल है, अच्छा हमारे लिए। तो अब हम बात करें, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो धीरे धीरे समताप मंडल के ओजोन को नष्ट कर रहे हैं। उसमें कुछ नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती क्या है, इस ओजोन की अभिक्रिया को जो O3 से O2 में हुआ है इसे यूनिडायरेक्शनल बनाती है, इसे विपरीत दिशा में आने नहीं देती है, इस O को ख़त्म कर देती है। इससे क्या होता है, ओजोन टूटते हैं और टूटने के बाद नया नहीं बन पाते हैं। तो नया ओजोन नहीं बन पाएगा तो धीरे धीरे ओजोन परत की मोटाई कम होती जाएगी, और जहाँ ओजोन परत की मोटाई कम है उस क्षेत्र को हम नाम देते हैं ओजोन होल। यानी ओजोन होल क्या है, एक शब्द हमारे टॉपिक में भी है, ओजोन होल। ओजोन होल का मतलब ये नहीं कि वायुमंडल के पास यदि यहाँ ओजोन था इस तरह से लेयर के फॉर्म में, तो एक जगह से ऐसा हम नहीं समझेंगे कि ओजोन यहाँ से कुछ गायब हो गया, यानी छिद्र बन गया, ऐसा कुछ नहीं है कि हम देखें तो इस भाग में ओजोन नहीं है, ऐसा नहीं है। ओजोन होल का मतलब क्या हम समझें, तो ओजोन होल का मतलब है यदि 8 या 10 लेयर में हैं तो उसमें से कहीं पे ओजोन यदि 8 या 10 लेयर में उपस्थित है तो किसी जगह पे हम बात करें उसके 1 या 2 लेयर ही बचे हैं, इतना सारा खत्म हो गया, केवल 1 या 2 लेयर बचा है, तो इस क्षेत्र को हम नाम देंगे ओजोन होल। जहाँ पर ओजोन परत की चौड़ाई कम गई है उसे हम क्या नाम देंगे, ओजोन होल। और ओजोन होल पहली बार देखा गया अंटार्कटिका वाले क्षेत्रों में। और एक चीज़, ओजोन परत की जो मोटाई है इसे नापते हैं हम लोग डॉब्सन यूनिट में, इसे नापा जाता है डॉब्सन यूनिट में, ओजोन परत की मोटाई को नापते हैं। अब हम बात करें क्या, यदि ओजोन परत की मोटाई कम हो रही है, इससे जो हानिकारक परावैंगनी किरणें वो पृथ्वी सतह पर आएगी तो उसका क्या प्रभाव होगा। यदि ये हानिकारक सौर विकिरण हमारे पृथ्वी सतह पर आ गई, जिसकी ऊर्जा अधिक है, यूवी लाइट की भी ऊर्जा अधिक होती है, ये अत्यधिक ऊर्जा वाले हमारे डीएनए को चेंज करता, उत्परिवर्तन करवाता, उससे ज़्यादा प्रभाव त्वचा में कैंसर करवाता, स्किन कैंसर, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम उस रोग को नाम देते हैं। उसके अलावा आँख में भी इसका प्रभाव होता है, कैटेरैक्ट, मोतियाबिंद, उसके बाद स्नो ब्लाइंडनेस, हिम आंधता, यानी हमारी आँखें खराब हो लगती है, त्वचा खराब होने लगते हैं, ये ओजोन का प्रभाव है। ओजोन को संरक्षित करने के लिए कुछ अलग अलग संधि हुई है, कुछ प्रोटोकॉल बनाए गए, उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, उसे हम आगे बात करेंगे। इन सारे टॉपिक को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा क्लास है हम बस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं उसे इंट्रोडक्शन के रूप में ले रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखते हैं क्या है। ओजोन के बाद हमारे पास है संसाधनों के अनुचित या फिर उचित प्रयोग। अनुचित प्रयोग यहाँ समझाया गया, उचित प्रयोग करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। जब हम अनुचित प्रयोग करते हैं तो उसका कुछ प्रभाव होता है। जैसे हम समझे किसी कृषि योग्य भूमि के अंदर उसमें हम पानी डाल रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं और अधिक सिंचाई कर दी तो उसका क्या प्रभाव होगा, उसे हम थोड़ा देखें। जैसे हम लोग मिले, हमारा ये खेती योग्य भूमि है, इसमें कुछ पादप लगे होंगे, ये कुछ पादप है, इसे हम जल में डुबाकर छोड़ दें, मतलब बहुत अधिक सिंचाई की है, कुछ दिनों तक इसका जल खाली ही नहीं हो रहा, इतना पादप डूबा हुआ है जल के अंदर काफ़ी दिनों से, यानी इसकी जड़ पूरी तरह से डूबी हुई है। इस स्थिति में क्या होता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन, जो हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल से ऑक्सीजन नीचे नहीं घुल पाते हैं, ये ऑक्सीजन नीचे मृदा में नहीं पहुंच पाएंगे, तो यानी कुल मिलाकर ये जड़ें ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने लगेगी और सारा पादप सूख जाएगा। यानी ये क्या हुआ, संसाधनों का अनुचित प्रयोग। संसाधनों का अनुचित प्रयोग भी हमारे लिए खतरनाक है। इसके अलावा दूसरा, हम वृक्षों की कटाई करते हैं शहरीकरण के लिए, वो भी संसाधनों का अनुचित प्रयोग है। ये छोटा सा टॉपिक है, इसे हम समझेंगे आगे क्या होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक और हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन। इसमें हम वनों की कटाई के बारे में बात करते हैं कि जो वनों की कटाई हो रही है उसका क्या प्रभाव होगा। वनों की कटाई हम देख ही रहे हैं, चाहे राजमार्ग बनाना हो
किसी को घर बनाना हो या किसी भी चीज़ों के लिए हम लोग बात करें, सबसे पहला हम जंगलों को ही विनाश की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम्पल लें, एक परिवार है, एग्ज़ाम्पल लें एक फैमिली है, और उस फैमिली में अभी नई नई शादी हुई है, तो यानी एक कपल